हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 जेई कप का पेपर चल रहा है, इस टाइम पे आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ जुड़ चुका हूं। और आप लोग के लिए मेरे ही चैनल पे ग्रुप K2 के लिए भी वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड ग्रुप K4 के लिए भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। लेटरल एंट्री की सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ग्रुप ए के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ओके मेरे भाई, ग्रुप ए के लिए वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। आप लोग खुद देख सकते हैं, ग्रुप ए के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का सब्जेक्ट रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 महा मैराथन नोट्स और कल के पेपर में सीधे फंसने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कल के पेपर में फंसने वाले सीधे क्वेश्चन है, ये मत सोचना ये इधर उधर का क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा मैराथन नोट्स है। और मेरे बाबू मेरे भैया, ये पेपर आप लोग ध्यान से समझिए और लाइक करके जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप ए के लिए। अब भाग 1 फिजिक्स का है, थोड़ा भैया न्यूमेरिकल है। 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 25 क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेंगे। भाग 1 है फिजिक्स, ठीक है। मैं थोड़ा डाउन इसलिए हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं सो करके उठा हूँ, तो सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँ, ठीक है भाई। तो थोड़ा अब एनर्जेटिक हो जाते हैं और पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ओके भाई, तो भाग 1 हम लोग का है फिजिक्स। फिजिक्स क्या कह रहा है भाई, फिजिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक प्रकाश किरण हवा से कांच मतलब अपवर्तनांक 1.5 में प्रवेश करती है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब ये कैसे होगी ये जान लीजिए। जैसा कि आप लोग सूत्र जानते हैं, V = C/N, ठीक है भाई। उसी सूत्र पे आप लोग लगा लेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होता है, 0 होता है, 0/सन्नाटा होता है। आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ भाई, 0 होता है। ओके बाबू, 0 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखना। केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 0 होता है, इसलिए W = mg भी 0 होगा, परंतु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में सभी उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरणों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं बाबू। कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा, कारण जान लीजिए। समांतर क्रम में सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिलता है, ठीक है। जिससे ये होता है कि एक उपकरण खराब हो जाता है तो दूसरा उपकरण सही रहता है, दूसरा उपकरण बंद नहीं होता है। मान लो जैसे पंखा खराब हुआ तो पंखा ही खराब रहेगा, बल्ब नहीं खराब होगा। इसीलिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे ताकि सभी में समान वोल्टेज मिले। और ये जान लीजिए, घरों में आने वाला वोल्टेज 220 वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये देखो भाई, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है मेरे बाबू, बार बार पूछा गया है, ठीक है। बार बार पूछा गया, लिखा गया, तो इसको इग्नोर मत करना। ये लिखा है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है और इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा, यह टीन और सीसा का बना मिश्र धातु होता है, इसका गलनांक कम और प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप लोग क्लियर कर लो। फ्यूज तार जो होता है ना मेरे भाई, टीन और सीसा का बना होता है। किसका, टीन और सीसा का बना होता है, हाँ। इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध हाई होता है। ओके, फ्यूज तार किसका बना होता है, टीन और सीसा का, भूलोगे नहीं ना। टीन और सीसा का बना मिश्र धातु होता है फ्यूज तार। ओके बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गाड़ी के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो गाड़ी के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तल दर्पण सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे पीछे का बहुत बड़ा दृश्य जो होता है पीछे का, वो हम लोग को आसानी से दिख जाता है शीशे में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 4 मिनट में 5 वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, परेशान मत होना, एक बार लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल ऊर्जा होती है। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसमें आप लोग को याद करना पड़ेगा। 1 किलोवाट घंटे में कितना होती है, 3.6 × 10⁻6 जूल।
मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल होता है। अब या तो आप क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल ऊर्जा होती है, तो आप इसका आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, 3.6 गुणे 10 पे पावर 6। 1 मिनट। हाँ, इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे, 3.6 गुणे 10 पे पावर 6। 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल, इतनी जूल होती है। या तो आप इसको सीधा सीधा लिखो 36 लाख जूल। ठीक है बाबू, ये हो गया आप लोग का 1 किलोवाट घंटे में। और ये भी जान लो, 1 किलोवाट घंटे में 1 किलोवाट को 3600 से जब गुणा करेंगे तो इतना जूल होता है। इसे 1 यूनिट बिजली भी कहते हैं, इसे 1 यूनिट लाइट इसे ही कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटे को ही हम लोग एक यूनिट लाइट कहते हैं। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है और यह किस संरक्षण के सिद्धांत का। बार बार बता रखा हूँ ये क्वेश्चन। देखो, ये मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये बार बार दे रहा है तो इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है चाचा। ठीक है मेरे चाचा, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको इग्नोर मत करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है और किस संरक्षण का पालन करता है। तो रॉकेट का उड़ना मेरे बाबू न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का। और ये किस पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है भैया। कौन से, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, केमिस्ट्री में अभी पहुंचते हैं, डोंट फेयर, सेमेस्टर के लिए जियर। क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है तो तरंग की चाल क्या होगा। यार, बी बराबर एन लेमडा फार्मूला, सबसे घिसा पिटा सबसे सरकारी फार्मूला, बी बराबर एन लेमडा। तो वी बराबर एन लेमडा ज्ञात करने के लिए एन मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, एन हम लोग की हो जाएगी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को एन से करेंगे, और लेमडा, तरंग दैर्ध्य को हम लोग हमेशा लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि 4 दिया है। 20 गुणे 4 कर 50 गुणे 4 कर दोगे, क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। फिजिक्स पढ़ने में मज़ा तो आता है मेरे भाई। इसका आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेरे भैया। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है तो बी बराबर एन लेमडा का सूत्र लगाइए आप लोग, उत्तर आप लोग का आ जाएगा बाबू 200 मीटर प्रति सेकंड। अब भाग 2 देखते हैं, पार्ट 2 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। तो जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितने से कम होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान मेरे बाबू 7 होता है और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। इतना जान लो, क्लियर, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 10वां, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। सबसे आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन एक कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है, जो चिप्स को सड़ने से बचाती है। देखो, नाइट्रोजन गैस क्या है ना, एक अक्रिय गैस होती है। वो क्या करती है कि चिप्स में, अगर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डालोगे तो वो सड़ने नहीं देता है। तो इतना जान लो, चिप्स में हम लोग का नाइट्रोजन गैस पड़ा जाता है क्योंकि वो अक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है और यह किससे बनता है। ये न्यू क्वेश्चन है, देख लो, बहुत बढ़िया पीपीटी तैयार करके। मैं लास्ट 2 वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो लाया था, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो लोग को पता होगा, उसमें भी बहुत मस्त टेम्पलेट में लेके आया था। और इसमें भी टेम्पलेट, और सब मतलब डे बाई डे हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग के आशीर्वाद से। और भगवान का तो आशीर्वाद है ही हम लोग के साथ, और मेरे लिए आप लोग किसी भगवान से कम नहीं है। पीओपी का सही रासायनिक सूत्र क्या है और यह किससे बनता है। तो मेरे भैया, पीओपी का सही रासायनिक सूत्र क्लियर कर लेते हैं। पीओपी का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है हम लोग का, CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, खोपड़ी में घुसा लो। CaSO4 इंटू क्या, हाफ H2O। बाबू कौन सा, ये हो गया, ठीक है, इंटू हाफ H2O। दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, कन्फ्यूजन में नहीं होना। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। और अब ये जान लीजिए, ये किसका बना होता है, ये जिप्सम का बना होता है। यह जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म जब करते हैं तब बनता है। जिप्सम एक धातु होता है, उसी को जब हम लोग गर्म करते हैं, कितने पे, 373 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, पीओपी बनता है। ठीक है भाई। और पीओपी का ये हो गया आप लोग का
रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पीतल और कांसा क्रमशः किन धातुओं के मिश्रण से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल जो है, तो पीतल बनता है तांबा और जस्ता से बनता है। ठीक है, तांबा और जस्ता से पीतल बनता है हम लोग का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीतल और कांसा क्रमशः मतलब लगातार किन धातुओं के मिश्रण से बनता है। क्रमशः मतलब इस क्रम में ऐसे किन धातुओं के मिश्रण से बनता है। तो सबसे पहले पीतल का देख लेंगे। पीतल हम लोग का तांबा प्लस जस्ता से बनता है और कांसा हम लोग का तांबा प्लस टीन से बनता है। ठीक है भाई, तांबा हम लोग का कांसा हम लोग का तांबा प्लस टीन से बनता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग को याद करना है तो बहुत तगड़ा पीपीटी लाया हूँ, क्यों परेशान हो अरे भाई। पूरे यूट्यूब पे किसी का छान मार लो, अगर कोई कह दे सेमेस्टर स्किल किसी का कॉपी करके लाता, बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए पीपीटी बना के लाता हूँ। और एक एक क्वेश्चन ना खुद बीन के बहुत रिसर्च करके लाता हूँ, कोई माई का लाल कह नहीं सकता है ये चीज़। शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए, पिताजी पीतल तांबा जस्ता, ये आप लोग का शॉर्ट ट्रिक है। तो पीतल हम लोग का तांबा और जस्ते से बनता है। जैसे पिताजी, पिताजी, ठीक है, पिताजी मतलब देखो ऐसे समझो, पीतल किससे बनेगा, तांबा और जस्ते से। ठीक है, पीतल जो है तांबा और जस्ते से बनेगा, ये पीतल का हो गया। पिताजी, पिताजी से याद रखो ना, पिताजी में क्या है, पा से पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता, तो याद रख लो पिताजी, पिताजी बराबर पीतल तांबा जस्ता। ठीक है बाबू, ट्रिक है, ट्रिक लेके आया हूँ आप लोग के लिए। तो पीतल आप लोग का तांबा और जस्ते से बनता है, कांसा आप लोग का तांबा और टिन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ब्लॉक में रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को पी ब्लॉक में रखा गया है। पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। कभी अब इससे दो क्वेश्चन बन रहा है, धातु, अधातु और उपधातु कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो धातु, अधातु और उपधातु पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। और आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो अधातुओं को मेरे भैया हम लोग पी ब्लॉक में रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो सिरका में हम लोग का एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, CH3COOH। क्या, CH3COOH। ठीक है बाबू, CH3COOH। तो सिरका में हम लोग का एसिटिक अम्ल पाया जाता है। LPG का मुख्य घटक क्या है और इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन फंसता है। मुख्य घटक एलपीजी का हम लोग का ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और गैस रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीखी गंध वाला कौन सा, एथिल मरकैप्टेन मिलाते हैं। एथिल कौन सा, एथिल मरकैप्टेन, जिसका रासायनिक सूत्र नहीं याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जिसका इंपॉर्टेंट है उसका याद करो। इसमें इस वाले क्वेश्चन में ना बाबू, इस वाले क्वेश्चन में आपका रासायनिक सूत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नाम लिख दो ना तो भी दिक्कत नहीं है। एलपीजी गैस के मुख्य घटक का नाम पूछा है तो मुख्य घटक का नाम आप लोग लिख दो ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, और इसका पता लगाने के लिए क्या, एथिल मरकैप्टेन का यूज करते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं, फटाफट फटाफट वीडियो को खत्म करते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 90 से 95% इसका मतलब, और वह सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। तो किस कोयले की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो एंथ्रेसाइट कोयले की मात्रा में, एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पूछा है ना कार्बन की मात्रा, तो किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो किसमें, एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्रम अगर पूछ लिया तो क्रम भी याद रखना, सबसे ज़्यादा रहेगा किसमें, एंथ्रेसाइट में, उसके बाद बिटुमिनस में, उसके बाद लिग्नाइट्स में, फिर उसके बाद पिट में। ठीक है, पिट में सबसे कम रहता है बाबू, इतना याद रख लेना, पिट में क्या होता है, सबसे कम रहता है और सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में रहता है। सबसे ज़्यादा कार्बन तुम्हारा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रेसाइट में पाया जाता है बाबू, और सबसे कम कार्बन पीटा लोहे में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो बॉक्साइट हम लोग का एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, और इसका सूत्र जान लीजिए, इसमें सूत्र इंपॉर्टेंट याद करना है, Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है बाबू, ठीक है। तो बॉक्साइट का जो है ना अयस्क क्या है, बॉक्साइट का अयस्क एल्यूमिनियम है, Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, तो बॉक्साइट का प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइट का प्रमुख अयस्क बाबू एल्यूमिनियम है। अब आ गया आप लोग का पार्ट 3 मैथ, और मैथ में तो टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं मैथ सिर्फ कोटा नहीं पूरा कराता हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।
सॉल्व करा के लगाऊंगा, ठीक है बाबू, वो वाला फालतू का काम नहीं है अपना। कोटा नहीं पूरा कराऊंगा, मैथ है, मैथ समझो ध्यान से। अब देखो मज़ा आएगा ट्रिक को पढ़ने में। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे उत्तर दे दिया, उत्तर को हम लोग ढक देते हैं, अभी उत्तर को हम लोग ढक देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उत्तर को मज़ा आएगा ना, थोड़ा मज़ा करके पढ़ते हैं, वाई फियर, उत्तर को ढक देते हैं। चलिए अब उत्तर ढक दिए हम लोग। अब क्वेश्चन क्या दिया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ का वर्ग कर लेंगे। यहाँ पे अगर ऐसा दिया है tan थीटा, देखो समझो tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे ना, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे वर्ग कर लोगे इसको। देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे वर्ग कर लोगे, क्या करोगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग 5 का स्क्वायर कर लोगे, देखो ठीक है। तो अब इसको जब खोलोगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पे आप लोग का यही, देखो स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। आप लोग का मान क्या प्राप्त होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। और 5 का वर्ग हम लोग का क्या आ जाएगा मेरे बाबू, 5 का वर्ग आ जाएगा हम लोग का 25। ये यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आप लोग इतना तो जानते होंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 होता है। चूँकि tan फार्मूला जानते होंगे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 होता है। आप लोग कॉपी कलम लेके मैथ पढ़ना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हम लोग tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इधर कर देंगे। एक मिनट हट भाई, हाँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। क्योंकि हम लोग अब क्योंकि आप लोग नहीं समझ में आया। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कुछ किए नहीं है, फिर से आप लोग समझो यार। देखो क्वेश्चन ये दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 और ज्ञात करना है आप लोग को tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का स्टेप फर्स्ट में, क्या हो गया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो मेरा भाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 25। ये हो गया आप लोग का इक्वल टू 25, खुल गया आप लोग का वर्ग। और तीसरे स्टेप में अब आप लोग ये फॉर्मूला तो बाबू पढ़े होगे, tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप लोग ये तो जानते होगे, तो बस उसी फार्मूले पे अब रख दो। अब यहाँ पे यही को हटा देना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, तो इसको हटा दिए। तो यहाँ पे सेम ये यहाँ तक जो चीज़ है उसको तो हम लोग लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। क्योंकि हम लोग इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू मेरे बाबू, इसकी वैल्यू तो हम लोग हटा के 1 लिख दिए हैं, इसकी वैल्यू तो 1 लिख ही दिए हैं। तो उसको 1 को लिखो या नहीं लिखो हटा दो। अब यहाँ तक हम लोग पूरा लिख चुके हैं, अब बराबर 25 लिख दो। तो अब क्या करना है, बराबर 25 लिख दिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा ये शॉर्ट में लिखा है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। अब ये आप लोग का आंसर लाना है आप लोग का। अब आप लोग को ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो आप लोग क्या करोगे, अब इसमें यहाँ पे करोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस, इधर ले आओ 25 माइनस 23, नहीं सॉरी 25 माइनस क्या 25 माइनस 2, तो आप लोग की वैल्यू आ गई कितनी, 23। अब इसका आंसर आप लोग जाके चेक कर लो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 23। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर भी 23 लिखा है। कुछ करना नहीं है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैथ है इसीलिए बार बार घूर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग दोनों तरफ वर्ग, सबसे पहले आप लोग मेरे बाबू दोनों तरफ वर्ग कर लोगे। फिर वर्ग करने के बाद इसको खोल दोगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा को। और आप लोग ये वाला फार्मूला जानते हो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे और बाकी इतना सब मान लिख दोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 25 कर दोगे। और वही 25 को जब इधर ले आओगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 2 करोगे, तो आप लोग का आ जाएगा बाबूआ 23। समझ में आवा लाला, 23 उत्तर आई 23। बहुत देहाती पढ़ाई ला, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ मैं, हमको पता है कि बच्चों को समझ में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और -2 हैं। तो सबसे पहले आप लोग का मूलों का योग कर लेना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप लोग जानते ही होंगे, तो मूलों का योग करने के लिए
3 प्लस -2 कर लो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद से द्विघात समीकरण ज्ञात करना है ना, तो उसके बाद से अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अब अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात कर लोगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात कर लोगे तो आप लोग का आ जाएगा -6। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग जानते होगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो बस उसी फार्मूले पे रख दोगे तो इसका आप लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x, ये 1x लिखो या x लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। बस यही, पहले आप लोग क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लोगे, फिर ऐसे ये वाला, पहले आप लोग क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे, फिर इसी फार्मूले पे रख लोगे, आंसर आ जाएगा आप लोग का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, यही तो ज्ञात करने को दिया था, 3 और 2 -2, तो बस इसी फार्मूले पर रखो। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, प्रूफ भी लेके आया हूँ, ये नहीं है कि प्रूफ देख लो लेके आया हूँ, इसका आंसर यहाँ पे और प्रूफ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, आपका है। क्वेश्चन नंबर 20, घनों के आयतन का अनुपात 1.1/27 है, उनके कोर का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग ये ट्रिक जान लीजिए, भुजाओं का अनुपात बराबर आयतनों के अनुपात का घनमूल होता है। ठीक है, तो ये वाला A1 रेशियो A2 आप लोग जानते ही होंगे। तो अब जब आप लोग A1 रेशियो A2 करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 1/27 दिया है क्वेश्चन में ही, तो 1 का अनुपात और 27 का अनुपात जब करोगे, और क्या दिया यहाँ पे, घनमूल होता है, तो घनमूल जब अनुपात करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 3 27 होता है आप लोग का, 3 × 3 × 3 27 होता है, और 1 × 1 का 1 ही होता है वैल्यू। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी, कितनी, 1/3 आ जाएगी। यही वाला फार्मूला है ना, ट्रिक लेके आया हूँ बाबू। ट्रिक क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर आयतनों के अनुपात का घनमूल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बिंदु -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। देखो हम आप लोग को बता दे, अभी इसको मिटा दो, चतुर्थांश वाला क्वेश्चन समझो पहले। चतुर्थांश मैं स्क्रीन पे बना देता हूँ। मान लो स्क्रीन को मैं 4 भाग में बांट दिया हूँ, सुनो कलर चेंज करते हैं फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ। क्या है, पहला तो एक ये हो गया वाई एक्सिस एंड ये हो गया आप लोग का कौन सा, एक्स एक्सिस। तो आप लोग अब चतुर्थांश जान लो, ये कौन सा होता है आप लोग का, सुनो, ये होता है आप लोग का प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, और ये होता है चतुर्थ। ये होता है चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये समझ में आया आप लोग को। तो अब ये दिया है कि क्वेश्चन -4 और 3, तो अब फर्स्ट, ये आप लोग को समझ में आया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, अब ये जानो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में चिन्ह क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, प्लस और प्लस होता है, और सेकंड वाले में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, थर्ड वाले में क्या होता है, माइनस और माइनस होता है, और फोर्थ वाले में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, उल्टा होता है, इतना जान लो। पहले आएगा प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, देन प्लस माइनस। इज इट क्लियर और नॉट। तो अब आप लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बाबू दिया है -4 और 3, तो -4 और 3 मतलब माइनस और प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, माइनस और प्लस आप लोग का आ जाएगा बाबू कौन से, सेकंड कोऑर्डिनेट में। आप लोग ये देख सकते हैं, माइनस और प्लस, प्लस प्लस फिर माइनस प्लस, तो फिर उसके बाद तो ये आप लोग का आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय चतुर्थांश, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। यहाँ पे ये भी तो लिखा हुआ है, प्रथम में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में माइनस प्लस, फिर तृतीय में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ये समझो ये सब काम आएगा। ये न्यू क्वेश्चन है, इतना जान लो, ये न्यू क्वेश्चन है बबुआ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य चलो ज्ञात करते हैं। तो 5 का अभाज्य सबसे पहले आप लोग का, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 है। तो इसका हम लोग का जो अभाज्य है, जो किसी से विभाजित नहीं होती है, यही तो है जो किसी से विभाजित नहीं होगी, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो और ये याद रखना, एक जो होती है ना वो कभी अभाज्य संख्या नहीं होती, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ये याद रख लेना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो बस अब इसी फॉर्मूले पे याद कर लो। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बराबर कितना, 11 बराबर कितना आप लोग का आ जाएगा, 11 इतना आप लोग का आ जाएगा, 11/5, क्योंकि 5 का माध्य ज्ञात करना है ना, वो मीन ज्ञात करना है। तो इतना कर लोगे, प्लस बटे कर लोगे, रुको बता दे रहा हूँ,
2 + 3 + 5 + 7 + 11/5 5 कर लोगे तो इसका हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 28/5 और 28/5 की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो 5.6 आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 2 मिनट में लग गया। मान 5 तक की को सॉल्व करा रहा हूँ। 5 तक की अभाज्य संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए तो हम लोग सबसे पहले वो 5 तक की प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिख लेंगे। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यही तो हो गया बाबू, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 हो जाएगा। और बटे में हम लोग का माध्य ज्ञात करना है और 5 तक की अभाज्य संख्या है तो बटे में हम लोग 5 कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी जान लेना एक अभाज्य संख्या नहीं है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसीलिए हम लोग 1 और 2 को, 1 को नहीं लिखेंगे, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है इसलिए 2 को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यदि देखो अभी तक मैथ समझाने में टाइम लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज़ें बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो फार्मूला देखते हैं, शॉर्टकट वाला फार्मूला, x + y + xy/100 कर दो, क्योंकि बढ़ाना है प्रतिशत करना है, और x बराबर क्या हो जाएगा 10 और y बराबर भी हो जाएगा 10। तो बस इसी फार्मूले पे आप लोग रख दोगे तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा क्या 10 + 10 + 10 × 10, यह फार्मूला अब तो लगाया है न। 10 + 10 देखो x अभी दिखा रहा हूँ, x बराबर 10, y बराबर 10, फिर x × y, x y दिया है तो 10 × 10 × 100। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे बाबू तो क्या आएगा, 20 + 1 = 21% आ जाएगा। 20 + 1 कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। तो जब किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाएंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा 21%। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, log 2x = 5, तो x का मान ज्ञात करना है। तो नियम आप लोग का क्या होता है, log AB = c, ठीक है, log AB = c। तो आप लोग को क्या log 2x log AB = c दिया है, तो क्वेश्चन आप लोग का दिया है log 2x = 5, तो x की मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे 2 पे पावर 5 बराबर x बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 का हम लोग को फैक्टर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा बाबू, कितना 32 यहाँ पे लिखा हुआ 32। इसी तरह से आप लोग कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार लाइक कर देना और कमेंट में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताना, सेमेस्टर स्किल। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसमें सूर्य का उन्नयन कोण tan थीटा बराबर, आप लोग tan थीटा बराबर क्या होता है, अब देखो थोड़ा बनाता हूँ, ये त्रिभुज ही है और कुछ नहीं, इस तरह से ये क्या दिया है, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, मतलब और उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग लाल बटे कक्का पढ़े होंगे, लाल बटे काका, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो पढ़े होंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले। ठीक है, गुरु जी से अपने सीखा हूँ, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, अपने गुरु से जो सीखूंगा वही पढ़ाऊंगा। ओके, तो लाल बटे कक्का पढ़ेंगे तो साइन का ये होता है, कॉस का ये होता है, साइन कॉस tan का होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें मेरे भैया लंब बटे आधार क्या होगा, इसमें बाबू लंब क्या होगा, लंब ये होगा L और आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो लंब बटे आधार ये होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ऊंचाई बटे छाया, ऊंचाई यही हो गई आप लोग की, ऊंचाई क्या हो गई आप लोग की, ये हो गई, और छाया आप लोग का ज़मीन पे पड़ेगा तो डिश छाया आप लोग का ये हो गया बाबू। एक मिनट, PDF बंद हो गया भाई, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। बनाते हैं जल्दी जल्दी, ये tan लंब कर्ण और आधार, ठीक है आ चुके हैं फिर से, PDF एक्चुअली कट गया था भाई। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब में आप लोग का क्या उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन ऊंचाई के बराबर दिया है, तो ऊंचाई हम लोग का ये हो गया, और क्या दिया है,
और उसकी छाया दिया है, छाया जो है ऊंचाई के बराबर है, तो जितनी ऊंचाई उतनी छाया, तो ये हो गया हम लोग का जितनी ऊंचाई उतनी छाया, तो ये छाया हम लोग का ज़मीन पे ही पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अब आप लोग क्वेश्चन पे आओ। tan थीटा बराबर होता है, वो लिखा उसको मत देखो, मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको देखो, ऊंचाई बटे छाया, ऊंचाई बटे छाया होता है, तो बस ऊंचाई बटे छाया होता है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, tan बराबर 8, tan थीटा बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू तो नहीं ना दे रखा आप लोग को। tan थीटा बराबर आप लोग का कितना आ जाएगा, स्क्रीन छोटा इसलिए काट दिया हूँ, tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊंचाई भी बराबर और छाया भी बराबर है। तो ऊंचाई बराबर 1 और छाया बराबर 1 और 1 और 1 और 1, देखो ऊंचाई tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या था हम लोग का, ऊंचाई था, तो लंबवा ऊंचाई हम लोग 1 मान लिए हैं, और जो छाया है, छाया भी हम लोग 1 मान लिए हैं। तो जब इसको हम लोग काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा, 1 है तो आएगा चाचा, 1 आ गया। तो अब हम लोग का 1 आ गया। और ये जानो tan 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू हम लोग की 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप लोग अगर चाहो तो इसका भी वीडियो ले आ सकता हूँ, लाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में tan 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बाबू, 1 होती है। तो इसकी आंसर आ जाएगा tan 1 की वैल्यू 45। तो एक मीनार जिसकी छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है और उसका उन्नयन कोण कितना होगा, तो उसका उन्नयन कोण मेरे बाबू कितना होगा, 45 अंश होगा, ठीक है, 45 अंश होगा। तो मेरे भाई 25 क्वेश्चन आप लोग का कौन से ग्रुप के लिए, ग्रुप एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ग्रुप ए के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा भाई, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट में आप लोग क्या लिखोगे, एस मतलब सेमेस्टर स्किल आप लोग लिखोगे, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। जो भी टॉपिक चाहिए, जैसा भी वीडियो चाहिए, एक बार कमेंट करना, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाऊँगा, परेशान मत हो, आप लोग के लिए ही यहाँ पे हूँ, आप लोग का छोटा भाई बड़ा भाई, जो समझना है समझो, हाँ। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही किसी और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।